सोनम वांगचुक ने क्या गलती कर दी जिससे वो देश में गद्दार बन गई? जो अपनी शिक्षा और समाज सुधार की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एक ऐसा कानून जो सुरक्षा के नाम पर किसी को बिना ट्रायल के हिरासत में रखने की शक्ति देता है। एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है और यह कानून कई बार सामाजिक एक्टिविस्ट और विरोधियों के दमन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज मैं आपको सोनम वांगचुक के 8 महत्वपूर्ण काम बताऊंगा और फिर आप तय करें क्या उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, यहाँ हर सवाल देश के लिए और हर जवाब जनता के लिए। स्वागत है फ्रीडम फ्रेजाइल पर। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है। सोनम वांगचुक ने क्या गलती कर दी जिससे वो देश में गद्दार बन गए? उनकी पहली गलती थी देश में ही रह के इसी देश में देशवासियों की सेवा करना, क्योंकि ये जमाना है ब्रेन ड्रेन का। अगर आप अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर हैं तो आप विदेश में जाएं और वहाँ पैसा कमाएं। यहाँ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 35 साल पहले जब सोनम ने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की तो वो अपने फ्रेंड्स के ने जैसे किया, वो सिलिकॉन वैली या कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने जस्ट इंडिया के ही किसी शहर में नहीं, वापस अपने लद्दाख के गांव में आकर एजुकेशन पे काम करना शुरू किया। दूसरी गलती उन्होंने करी, उन्होंने आज तक अपने नाम एक सिंपल मकान भी नहीं बनाया। पर्सनल प्रॉपर्टी अपने भाइयों के पास जाके इधर उधर रहते हैं। कारवां जिंदगी है उनकी। जो भी उनकी कमाई थी सब की सब बच्चों को उनकी शिक्षा पर लगा दी है। सोनम वांगचुक ये 9 बहन भाई हैं। 2 माएँ हैं इनकी, क्योंकि उनके वालिद ने 2 शादियां की हैं। 9 बहन भाई और सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे और सबसे लाडले हैं। आपको हैरत होगी कि इन्होंने अपना कोई मकान नहीं बनाया, जाती मकान। अपना जाती मकान नहीं, जब जाते ले जाते हैं तो भाइयों के पास रहते हैं, कभी इधर कभी उधर उस घर में। और इन्होंने जो भी कमाया, उन्होंने तो करोड़ों रुपए अरबों रुपयों की इंस्टीट्यूशंस बड़े बना दिए। आप कह रहे वो सब उन्होंने लगा दिया। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं वो तालीम के या क्या कहते हैं दूसरे तरह के, सब उनमें लगा दिया। सारा पैसा उसमें लगा दिया। ये इतने सभ्य हैं, इतने शांत हैं, स्वभाव के हैं, इतने सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। आप इनकी बात से ही देखिए ना, ये कितना शालीनता से बोलते हैं। कहाँ आप उनको कहते हैं ये उग्रवाद में जाएंगे या उपद्रव कराएंगे, लोगों को उकसाएंगे, लोगों को भड़काएंगे। तीसरी उनकी बड़ी गलती थी कि भारतीय सेना के जवानों को उन्होंने ऐसे टेंट मुहैया कराए जो उनको ठंड में काफी उनकी तकलीफ को कम करने वाले थे। कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। चौथी गलती की भारत के पर्यावरण की रक्षा करने की, क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों को जागरूक करने की। भारत में और विश्व भर के बड़े बड़े शहरों में जो हो रहा है, जिस तरह की जीवन शैली जिया जा रहा है, उसका असर आपको शायद बाद में दिखे, मगर हमें अभी दिखने लगा है। शरणार्थी बने, एक नए तरीके के शरणार्थी, युद्ध के नहीं, देशों के नहीं, पर्यावरण शरणार्थी, क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन के हमें भटकना पड़े, विस्थापित होकर। बच्चों से मैं अपील करूंगा कि वो अपने जीवन में ऐसे जाया करना, चाहे वो खाना हो या कपड़े हो, 2 दिन पहन के फेंक दें, हर अगले महीने में नया खरीदें। आपके पास पैसे होंगे, मगर क्लाइमेट के लिए आपके पैसे होने या ना होने से ज्यादा आप कैसा जीवन बिताते हैं उसका असर पड़ता है। Today I begin the 16th day of my climate fast. The idea is to inflict some pain and some cold so as to draw the attention of people and the powers towards the climate emergency and the environmental fragility of Ladakh. पहाड़ों से एक ग्लेशियर का टुकड़ा लेकर पहुंच गया था अमेरिका में, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स तक। वहां इस साल को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष
घोषित करने के लिए धन्यवाद देते हुए एक संदेश देने लगा। फिर भारत वापस आते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी को एक खुले पत्र में यानी कि ओपन लेटर में कैसे एक विनती की और साथ ही साथ खबरदार भी किया कि अगर इन ग्लेशियर्स को बचाया न गया, ध्यान न दिया गया तो अगला महाकुंभ जो कि 144 साल बाद फिर आएगा वो बहती गंगा में नहीं बल्कि गंगा के बचे खुचे रेतीले अवशेष में मनाना पड़ेगा हमें। 5वीं गलती करी बच्चों को एजुकेट करने की, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करने की। तो देवियों सज्जनों, सोनम जी ने वहां लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने में। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए स्कूल को चलाते हैं और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट्स, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। छठी गलती की देश के भविष्य के लिए रिसर्च संस्थान खोलने की। हायाल यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चांगथंग चरवाहों के जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई FIR है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। 7वीं गलती करी चीन और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ बोलने की और देश हित में आवाज बुलंद करने। उनकी जनता एक बंधुआ मजदूर की तरह है। वो हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं और हम कस्टमर हैं और कस्टमर इज द किंग। तो हमें अगर ये हम दिखा पाए कि हम आपकी बदतमीजी को नहीं सहेंगे और हम अलग जगहों से खरीद सकते हैं, अपने देश में बना सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा डर होगा चीन का। किसी लद्दाखी को, किसी करगिली को आप देशद्रोह के इल्जाम में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गारंटीड है कि लद्दाखी जैसा कोई देशभक्त नहीं है। लेह का या करगिल का या लद्दाख के जितने भी इलाके हैं उन जैसा कोई देशभक्त नहीं है। आप मुझे बताइए, जब करगिल युद्ध हुआ था कौन निकले थे बाहर, किन्होंने साथ दिया था, किन्होंने हमें इनपुट्स दिए थे? लद्दाखियों ने। किन्होंने बताया था कि घुसपैठिए अंदर घुसे हुए हैं? लद्दाखियों ने, शेफर्ड्स ने जो लद्दाख में थे, उन्होंने इतला दी। तो हम उन पे शक कैसे कर सकते हैं? चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। मैं कहता हूँ हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। 8वीं गलती करी अपने लोगों की समस्याओं को सुधारने के लिए राज्य की मांग कर दी। मोदी जी, आपको याद होगा कि 5 साल पहले संसदीय चुनाव और फिर हिल काउंसिल के चुनाव में आपने लद्दाख के जनता से एक बड़ा वादा किया था कि आप लद्दाख को और लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण, जलवायु और संस्कृति को संरक्षित करेंगे संविधान के 6वें शेड्यूल में। और हमारी हमेशा उम्मीद रही है कि आप हमें अन्य नागरिकों की तरह लोकतंत्र भी देंगे स्टेटहुड के तौर पर। आज वो एक चीज मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड दीजिए। भारत में रह के स्टेटहुड मांग रहे हैं। एक ही स्टेट नहीं, 28-29 स्टेट्स हैं, उसमें एक स्टेट ये थी स्टेट
कि जब आप कमजोरी दिखाएंगे कोई बाहर वाला आके फायदा उठाएगा। मेरी सरकार से अपील है कि अगर लोग चाहते हैं स्टेट तो बना के दे दो, खत्म करो। गद्दार होने के लिए एक ही गलती से बहुत ही आठ कर दी तो वो कैसे गद्दार, सबसे बड़े गद्दार है। पर्सनली मैं मानता हूँ कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कम शख्सियत नहीं है। सोनम वांगचुक ने एजुकेशन, क्लाइमेट, सोशल हार्मनी और पेट्रियोटिज्म में जो काम किया है वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत है। उनकी सादगी और ग्राउंड लेवल थिंकिंग हमें याद दिलाती है कि असली चेंज सिर्फ करेज, ज्ञान और एक्शन से ही आता है। हम उनसे सीख सकते हैं कि सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए और हार्मनी, टॉलरेंस कैसे मेंटेन। उनकी पेट्रियोटिज्म चैलेंज करता है कि हम भी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। अब सवाल आपके लिए है, हम क्या सीख कर एक बेटर और रिस्पॉन्सिबल इंडिया बना सकते हैं?